गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है ठोस अवस्था के इस लेक्चर में। और आज आपको हम कराएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले लेक्चर में शेष रह गए थे। हमने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सारे सॉल्यूशंस कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से 26 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर 1 के, उनकी आपको हिंट और सॉल्यूशंस कराएंगे। आप सब तैयार होंगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और क्वेश्चंस को देखते रहिए। पहला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93 U, ये यूनिफाइड यूनिट होती है, का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए, केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी में जेड कितना होता है? 2। आपको पता है कि बीसीसी का जेड 2 होता है, एफसीसी का 4 होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखी है? केंद्रीय घनीय संरचना। तो इसके लिए जेड कितना हो गया? 2, राइट। अब क्या हमें दे रखा है? घनत्व। घनत्व होता है रो कितना होता है? यहां पर दे रखा है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणविक द्रव्यमान का यूज करना 93, तो एक्चुअल क्या होता है इसका? 92.9 होता है। तो हमने इसका एग्जैक्ट रख लिया 92.9। अब हमारे पास क्या है? सूत्र होता है घनत्व का, रो इजकल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड एम अपॉन एन ए इंटू रो। जेड की वैल्यू कितनी है? 2। एम की वैल्यू कितनी है आपके पास? 92.9। एन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6.02 इंटू 10⁻23। और रो की वैल्यू कितनी है? 8.55। सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि नायोबियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? √3/4 इंटू ए। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी ए की, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से सोल्व होने के बाद कितनी? तो ए की वैल्यू हमने यहाँ बराबर में सोल्व कर रखी है। देखिए 36.1 इंटू 10⁻⁻24 का हमने क्यूब रूट निकाला है। क्यूब रूट निकालने पर कितना आया है? 3.3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी और यहाँ से रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सोल्व करने के बाद। जो परमाणु त्रिज्या ये हमारे पास नीचे राइट साइड में कॉर्नर पर देखिए आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.43 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस तरह से बीसीसी के लिए हमारे पास जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1.43 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है वो है, एक अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r है और निबिड़ संलग्न परमाणुओं की त्रिज्या r और r में संबंध स्थापित करना है। तो अष्टफलकीय रिक्ति में स्थित गोला, देखिए हमने चित्र बनाया है। चित्र में क्या है? देखिए एक तो आपके पास रिक्ति है जिसकी त्रिज्या में और परमाणुविक त्रिज्या में दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। रिक्ति के ऊपर और नीचे उपस्थित गोले को चित्र में प्रदर्शित हमने किया नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम इसमें 2D ही पढ़ा सकते हैं। 3D के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए हमने 2D स्ट्रक्चर लिया। ऊपर नीचे के इसमें हमने कोई गोले नहीं लिए। अब समकोण त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा, ABC समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? विकर्ण का वर्ग AC² इजकल टू AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2r का स्क्वायर इजकल टू r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस r का होल स्क्वायर। सो सोल्व करेंगे इसको तो इस पर आ जाएगा स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 1.414 माइनस 1r। हम इसको कह सकते हैं कि 0.414 r की इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास इसमें रिलेशन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान और मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। इसका मतलब क्या है? हम एक कैलकुलेशन से निकालेंगे और एक हमें दिया हुआ है। तो जब हमारे दोनों घनत्व बराबर आ जाएंगे या लगभग बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि इनमें समानता है। और यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें समानता नहीं है। तो सबसे पहले हमने घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है रो इजकल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। जेड कितना है एफसीसी के लिए? 4। एम कितना है? एम आपके पास क्या है? एम आपके पास कॉपर का जो परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? 63.5 होता है। और एवोगाद्रो संख्या आप जानते हो 6.02 इंटू 10⁻23 हो गई। और आपके पास एच है, कोर कितना दे रखा है? 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी और सोल्व करने के बाद आ जाएगा 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको दिया कितना? 8.92
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो लगभग बराबर है, 2 डिजिट इक्वल हैं इसकी पहली, तो जो थर्ड डिजिट पर डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये दोनों वैल्यूज बराबर है। अगला प्रश्न, विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni.98O1 है। निकेल आयनों का कितना अंश निकेल +2 और निकेल +3 के रूप में विद्यमान है? तो ये एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक है और इसमें Ni आयन के और ऑक्साइड का जो संघटन है वो कितना है, 98 और 100 है। तो इसमें हमने मान लिया Ni में x तो पार्ट है Ni+2 का, तो 98 - x किसका हो जाएगा, Ni+3 का। तो इस प्रकार जो इन पर उपस्थित धनावेश है वो ऑक्साइडों के आवेश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आवेश बराबर नहीं होंगे तब तक ये यौगिक संतुलित ही नहीं हो पाएगा। तो यौगिक को संतुलन की स्थिति में हम देखें तो x × 2 + 98 - x × 3 = कितना, 100 × 2, सोल्व करने पर x की वैल्यू हो जाएगी 94। अर्थात 98 निकेल आयनों में 94 निकेल +2 वाले आयन हो गए, तो 98 में से 94 गए तो कितने बचे, 4 आयन कैसे हो जाएंगे, निकेल +3 आयन के। तो हम इसकी रेशो निकालना है, तो निकेल +2 आयनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 94 कितने में, 98 में, तो 94/98 × 100, इसको सोल्व करेंगे 96%। और इसी प्रकार निकेल आयनों का कितना जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होती है, तो 100 - 96 बराबर कितना जाएगा, 4%। अगला प्रश्न, अर्धचालक क्या होते हैं? 2 मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। 17 अप्रैल को आपको वीडियो नंबर 5 में आप देखेंगे लेक्चर दिया था, तो उसमें अर्धचालक पदार्थ के जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक है, उसमें आपको 2 प्रकार के पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बारे में बताया था। इसकी पूरी क्रियाविधि के लिए आप पुनः एक बार वीडियो नंबर 5 और पीडीएफ नंबर 5 का अवलोकन करें। प्रश्न नंबर 18, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड CO2 प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ P प्रकार का अर्धचालक है? CO2 में CO और O का जो रेशो है वो 2:1 से कम अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि इसमें धनायनिक रिक्ति के कारण धातु न्यूनता है, यानी इसमें जो मेटल डेफिशिएंसी है। धातु न्यून यौगिक धनायन छिद्रों के द्वारा विद्युत चालन करते हैं, और आप पता है कि जो पी टाइप होते हैं, पॉजिटिव टाइप, उसमें कोटर बनते हैं, होल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो पदार्थ है ये कैसा है, पी प्रकार का अर्धचालक है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, फेरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन उपस्थित होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने निविड संकुलित संरचना में ऑक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, x, अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएंगी फिर x। अब कह रहे हैं कि इनका 2/3 भाग 2:3, क्योंकि आपको कह रहे हैं 2/3 भाग फेरिक आयनों द्वारा भरा जाता है, तो फेरिक आयनों की संख्या कितनी होगी, 2/3 × x बराबर 2x/3। तो फेरिक आयन और ऑक्साइड आयन का अनुपात कितना होगा, 2x/3 x = 2:3। अर्थात फेरिक ऑक्साइड का सूत्र कितना हो जाएगा आपके पास, Fe2O3। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। इंडियम से डोपित जर्मेनियम, इसका मतलब पी प्रकार का अर्धचालक है, क्योंकि पॉजिटिव टाइप डेफिशिएंसी आपके पास अर्धचालक बनेगा। और दूसरा होगा सिलिकॉन से डोपित बोरॉन, तो सिलिकॉन से डोपित बोरॉन कैसा बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। गोल्ड यानी सोना, इसके परमाणु त्रिज्या रखिए 0.144 नैनोमीटर है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी कोष्ठका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो FCC संरचना के लिए यदि R परमाणु की त्रिज्या हो तो फलक का विकर्ण कितना होता है, 4R, और यदि कोष्ठका की लंबाई A हो तो फलक का विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, √2 = 4R, तो A कितना हो जाएगा, 4/√2 × R। R की वैल्यू कितनी आपके पास, 0.144, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व हो जाएगा 0.407 नैनोमीटर। अगला है बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं रोधी, चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो 17 अप्रैल को आपको 5वें लेक्चर में वीडियो के द्वारा भी और PDF के द्वारा भी आपको बताया गया था। तो बैंड सिद्धांत में आपको बताया कि चालक जो होता है उसमें जो गैप होता है चालन बैंड और सहसंयोजी बैंड के बीच में, वो वर्जित बैंड नहीं होता है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें वर्जित बैंड ज़्यादा बड़ा होता है। चालक और अर्धचालक में जो वर्जित बैंड की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आप पूरा अवलोकन करेंगे, पुनः एक बार वीडियो को देखेंगे, और यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप संपर्क करेंगे। अगला प्रश्न है 23, उचित उदाहरणों के द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट की दोष आपको वीडियो नंबर 4 में और PDF नंबर के पेज नंबर 3 और 4 पर। फ्रैंकल दोष ये भी 16 अप्रैल को
वीडियो नंबर 4 में आपको बताया था पूरी तरह से। अंतराकाशीय दोष वीडियो नंबर 4 में ही था, और एफ केंद्र भी, और इनका पीडीएफ भी आपने डाउनलोड करा है, तो इसका हम पूर्व में पूरी डिटेल के साथ अवलोकन कर चुके हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24, एल्यूमिनियम घनीय निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठकाएं होंगी? घनीय निबिड संकुलित संरचना में एफसीसी संरचना होती है, तो फलक का विकर्ण कितना होगा? a√2 = 4r। तो एल्यूमिनियम की एकक कोष्ठका की लंबाई कितनी होगी आपके पास? 4/√2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 125, तो हमने मान रख दिया 4/√2 इंटू 125। आपके पास सोल्व हो जाएगा 353.5 पिकोमीटर, यानी 3.535 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब एल्यूमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठका होंगी? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इसका हम भाग कर देंगे, इसके एक आयतन का, तो 1/3 का भाग कर दिया, तो 3.535 गुणा 10⁻⁸ का होल क्यूब का भाग करें तो सोल्व करके आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में 2.26 गुणा 10⁻22 एकक कोष्ठकाएं होंगी। अगला प्रश्न है 25वां, यदि सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल % से डोपित किया जाए तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? NaCl को 10⁻³ मोल % स्ट्रोंशियम क्लोराइड में डोपित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 100 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड में 10⁻³ मोल डोपित है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 का, तो इसलिए 1 मोल में कितना होगा? 10⁻³/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 घात ऊपर चली जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन एक धनायन रिक्तका जनित करता है, क्योंकि दो Na आयन हटेंगे तो एक स्ट्रोंशियम आ जाएगा, तो एक धनायन रिक्तका आएगी, तो टोटल धनायन रिक्तका कितनी हो जाएंगी? 10⁻5 मोल पर मोल NaCl, और पर मोल की वैल्यू कितनी होती है अवागाद्रो संख्या के हिसाब से देखा जाए 6.02 इंटू 10⁻23, तो सोल्व करके आ जाएगा 6.02 गुणा 10⁻18 अणुओं के बराबर आ जाएगी ये आपके पास सांद्रण। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, निम्नलिखित को उचित उदाहरणों से समझाइए। लौह चुंबकत्व आपको 18 अप्रैल के 6ठे लेक्चर में हमने आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया और वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगला अनुचुंबकत्व, इसको भी 18 अप्रैल को आपको पढ़ाया था। फेरी चुंबकत्व को भी 18 अप्रैल को आपको पढ़ाया था। प्रति लोह चुंबकत्व को भी 18 अप्रैल को वीडियो नंबर 6 में, और पीडीएफ इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं पेज नंबर 3 और 5 पर आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको पुनः मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न इसका 5वां हिस्सा वो है वर्ग संख्या 12 से 16 के यौगिक। ये क्या होते हैं? वर्ग 12 के तत्वों और वर्ग 16 के तत्वों से बने यौगिक वर्ग 12-16 वर्गों के यौगिक कहलाते हैं, जैसे CDS, ZNS और HGTE इत्यादि। और वर्ग 13-15 के यौगिक कौन से होते हैं? वर्ग 13 और 15 के तत्वों से मिलकर बने यौगिक वर्ग 13-15 वर्गों के यौगिक कहलाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर पुनः आपके पास उपस्थित होंगे एक बार सारे चैप्टर का रिवीजन लेकर, और एक टेस्ट भी हम आपको कराएंगे, इसका ऑनलाइन अवेलेबल होगा और उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।